तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है बवासीर या पाइल्स। बवासीर और पाइल्स की समस्या से हम राहत कैसे पा सकते हैं। बवासीर पाइल्स की समस्या आजकल बहुत ज्यादा देखने को आ रही है। ये समस्या हमें क्यों होती है, इसका कारण क्या है, इस समस्या से हमें राहत कैसे मिल सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ प्रयोग भी करेंगे। बवासीर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी अब जानेंगे, और कितना पीड़ादायी, कितना तकलीफ देने वाला ये बवासीर होता है। जो जिनको होता है वो वही बता सकते हैं। तो इससे राहत हमें कैसे मिल सकती है, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हमारी जानी पहचानी डॉक्टर निरंजना जी सालगिया मुंबई से जुड़ चुकी है। निरंजना जी से हम सभी परिचित हैं। आप एक बहुत ही अच्छी प्रेक्षया प्रशिक्षक, योगा ट्रेनर और डॉक्टर तो है ही पेशे से, उसके साथ साथ एक अच्छी टीचर भी है। साइंस ऑफ लिविंग, जीवन विज्ञान के छात्रों को एमए का कार्यक्रम जो है वो पढ़ाती है। तो एमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाली टीचर, डॉक्टर, प्रेक्षया प्रशिक्षक, योगा ट्रेनर, क्या क्या कहा जाए, एक मल्टी टैलेंटेड मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए निरंजना जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें और हमारा मार्गदर्शन करें। निरंजना जी सालगिया। ओम अरहम। धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत सारे विशेषण लगा दिए। मैं आपका, आपके एमपी की फिटनेस सेंटर्स, हमारे सारे श्रोतागण जो हमेशा जुड़ते हैं, आज भी जुड़ रहे हैं, मैं सबका आज की सुप्रभात, नव प्रभात के दिन सबका दिन मंगलमय हो, शुभमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो, अमृतमय हो, ऐसी शुभकामना करते हुए हमारा जो आज का विषय है हम उसकी शुरुआत करते हैं। क्योंकि आज का दिवस बड़ा खास है। आज का दिवस बड़ा खास है क्योंकि आज हमें हमारे स्वयं का एहसास होने वाला है। क्योंकि आज हमें हमारा स्वयं का एहसास होना है। खुश है हम आज क्योंकि हम आज आपके साथ है। हम खुश है आज क्योंकि आज हम आपके साथ हैं, आपका सहवास है। इसीलिए आज का दिन बड़ा ही खास है। आज का दिन बड़ा ही खास है। तो सुनिए, मैं एक 4 पंक्तियां कुछ और आज के विषय के बारे में कहना चाहती हूँ। आज संडे है, रविवार है। रविवार सबके लिए खास दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है और सभी लोगों घर में कहीं आना जाना लगा रहता है, पार्टी होती है। लेकिन उसके साथ में मैं 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ।
मीठा है नमकीन है, मीठा है नमकीन है, सुमधुर मन को जिह्वा को ललचाने वाले, सुमधुर मन को जिह्वा को ललचाने वाले, मन लुभावने पकवान है, मन लुभावने पकवान है। मगर करे क्या, मगर करे क्या, आंतों में तो धमाल है, आंतों में तो धमाल है, मूल में बवासीर का बवाल है, मूल में बवासीर का बवाल है, मूल में मूल व्याध का आघात है, मूल में मूल व्याध का आघात है। पिलता है वे अंदर से, पिलता है वो अंदर से, जैसे घानी में मशीन में गन्ना पिलता है या तेली के तेल में दाने पिलते हैं, ऐसा अंदर का दर्द होता है। वो निचोड़ता है, बेचैनी देता है, पीड़ा देता है, वो है पाइल्स। बाहर निकलता है वो फस फस कर, बाहर निकलता है वो फस फस कर, उसे कहते हैं मस्सा, उसे कहते हैं मस्सा। 4 पंक्तियों मैंने आज के बारे में बता दिया कि हम आज बवासीर, मूल व्याध, पाइल्स या मसा किसे कहते हैं उसको, उसके बारे में थोड़ी जानकारी करेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, अधिकतर ये बड़ी उम्र के व्यक्तियों में या महिलाएं जैसे जिनकी बहुत सारे डिलीवरीज हो चुकी है, या डिलीवरी के टाइम पे या प्रसूति के समय में ध्यान नहीं दिया गया, या जिसके बहुत मोटापा हो, बहुत वर्षों से जिसकी फिजिकल यानी शारीरिक कुछ भी एक्टिविटीज नहीं हो, जिन्होंने कभी अपने शरीर का अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया हो, तो ऐसे व्यक्तियों में और हमारी वर्तमान की जो जीवन शैली है, जो सामान्य बैठकर कंप्यूटर पे, व्हाट्सएप पे हम काम करते रहते, लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, बाहर निकलने का, चलने का, घूमने का कार्य कम हो गया है। आधुनिक कार्य प्रणाली अपनी सोच, अपना खान पान, जंक फूड, हरे पत्तियां, सब्जियों का कम उपयोग अपने भोजन के अंदर, और या फिर अब जन्म से या किसी और बीमारी के कारण अपने शरीर के किसी अंग उपांगों में या तंत्र में किसी प्रकार का भी दुष्प्रभाव या होता है, तब पाइल्स का अनुभव होता है। पाइल्स यानी अपना जो मल द्वार है, जो मूल द्वार है, जहां से नंबर 2 निकलती है, वो जो रास्ता है वहां कभी किसी प्रकार का ग्रोथ या किसी प्रकार का कुछ ट्यूमर या होता है, या फिर कभी अंदर से उसकी जो अंदर की जो वेन्स होती है, जो रक्त वाहिनियां होती है, उसके ऊपर अधिक प्रेशर पड़ता है, या फिर वहां का जो रास्ता होता है बहुत छोटा होता है, तब वो अंदर से दर्द करता है, बहुत बैठे रहते हैं, पानी कम पीते हैं, तब अंदर से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो जाती है, और जो मल है वो दम लगा के है, जैसे दम लगा के खूब दम से, जोर से, दबाव से मल को बाहर निकालना पड़ता है। मल वहां कड़क हो जाता है, मल वहां एकत्र होता है। समय से लोग मल अपने नंबर 2 के लिए नहीं जाते, उसको अंदर रोके रखते हैं। तो और फिर वहां पर वो दर्द होता है, कभी कभी उसके अंदर से, भीतर से रक्त निकल, क्योंकि वो जो अंदर की जो रक्त वाहिनियां है वो फूल, जैसे कि आप मल द्वार, यहाँ की ये रक्त वाहिनियां, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो फूल जाती है। तब जब कड़क मल निकलता है तो उसके ऊपर जब प्रेशर आता है तो वो फूट जाती है, फिर उसके अंदर से रक्त निकलना, फ्रेश ब्लड निकलता है, या फिर अगर ब्लड नहीं रखा तब फुग्गे के माफिक फूल जाता है। फिर वहां जैसे भी प्रेशर कम हो जाता है, अपने आप वो अपनी जगह धारण कर लेता है। पर ये बीमारी अगर हमेशा नित्य रहती है, अगर उसका इलाज नहीं किया गया, दर्द सहन करते थे, तो फिर ये मूल व्याधि या बवासीर या पाइल्स फिर दुखदायी बनता है। ऐसे ये बीमारी ऐसी है
न तो किसी को कह सकते हैं, न तो सह सकते हैं। सभी को इसके बारे में कहने में बहुत मन में कुचिंता आती है, मन में एक तरह का घृणा पता कि मैं ऐसी बीमारी किसके पास जाऊं, डॉक्टर के पास जाने में के लिए भी कतराते। फिर कभी कभी क्या होता है, घर के किसी लोगों ने, अड़ोसी पड़ोसी ने जो भी किया उसकी वो हिसाब से कुछ अपना घरेलू उपचार करते हैं, या फिर रास्ते में जो नीम हकीम मिलते हैं उनके पास से कुछ दवाइयां लेके आते हैं और उसका उपचार करते हैं। लेकिन मेडिकल प्रशिक्षण नहीं करवाते हैं कि भाई ये क्या, क्यों इस तरह से जब पोटी के लिए आते हैं, नंबर 2 के लिए आते हैं, वहाँ या तो बहुत दर्द करता है, या कभी कभी फ्रेश ब्लड निकलता है, या फिर मल द्वार निकलने में बहुत तकलीफ होती है, या फिर कभी ऐसा महसूस होता है कि अंदर से कुछ चीजें बाहर निकल रही है, कुछ वाहिनियां ऐसे यहाँ से लटक रही है, और फिर मल निकालने के बाद में वो अपने ऊपर चली जाती है। तो इस तरह से ये जो बीमारियां होती है, जो तकलीफें होती है, उसको कहते हैं मूल व्याध बवासीर या मस्सा। तो इसमें ये कोष्ठबद्धता है कि बचपन से ही किसी बच्चे में किसी भय के कारण, किसी डर के कारण वो बराबर पोटी के लिए नहीं जाता है, नंबर 2 के लिए नहीं जाता है। कोई व्यक्ति अपने आप बहुत व्यस्त होने के, हाँ अभी जाऊंगा, हाजत होने के बाद भी सोचते कि नहीं अभी नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा करके कि उसको रोके रखते, और ऐसे रोके रखने के कारण भी वो कोष्ठबद्धता होती है। और जो कड़क मल होता है तो नीचे की अंदर की ये जो स्किन होती है ना, वो इतनी सॉफ्ट होती है, अंदर की जो मांस रक्त वाहिनियां वो इतनी सॉफ्ट होती है कि उस पे ऊपर दबाव आता है, और जब दबाव आता है तो वो फूल जाता है, फूल के कभी कभी तो अपने अंदर बैठ जाता है, या तो फिर ब्लीडिंग होती है। तो या फिर कभी जो लोग बहुत नशा करते हैं, जो लोग तम्बाकू बहुत खाते हैं, दारू पीते हैं, किसी को लीवर की तकलीफ है, किडनी की तकलीफ है, किसी को पेट में किसी प्रकार का ट्यूमर होता है, या नीचे के भाग में पेड़ों के भाग में कोई बड़ी गांठ ऐसा होती है, तो अभी भी क्या कि वहां पर जो मल द्वार होता है वहां पर प्रेशर पड़ता है। फिर या फिर किसी को कोलाइटिस होता है, जैसे कि अमीबियासिस, एक प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, या जियारियासिस, ये इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं कि जो अंदर की आंतों को अल्सरेशंस या अंदर से इन्फेक्शंस पैदा करता है। इसी के कारण भी ये मूल व्याध की या बवासीर की तकलीफ होती है, खून बढ़ जाता है। कुछ लोगों का पेट पचन तंत्र बहुत वीक होता है, पचता ही नहीं है खाना, कुछ भी खाओ और उसके अंदर से या बहुत तनाव में होते हैं, सिगरेट बहुत पीते हैं, बीड़ी बहुत पीते हैं, तो उनका एसिडिक बैलेंस शरीर के अंदर बढ़ जाता है। जब एसिडिक बैलेंस बढ़ जाता है तो नीचे के भाग में जब म्यूकस निकलता है वो एसिडिक होता है, और जब म्यूकस एसिडिक होता है तो नीचे के भाग में जब मल बाहर निकालते हैं तो वहां पर उनको दर्द भी करता है, जलन करता है, जैसे अंगार लगी हो, बहुत मिर्ची खाई हो, 1000 रोग माफ है। पेट साफ है तो 1000 रोग माफ है, क्योंकि अगर ये पेट है, ये पेट क्या है, सभी व्याधियों का मंदिर है, उदरम व्याधि मंदिर, इसके लिए पेट साफ होना बहुत ही जरूरी है। अपने जीवन के अंदर चित्त अपराध यानी मैंने ये भी देखा है कि जहां जहां किसी व्यक्ति को बहुत घमंड है, बहुत ईर्ष्या है, बहुत ईगो है, जेलसी है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या ऐसे कई जात के गिल्ट होते हैं, या जिसके मन में बहुत सारे डर होते हैं, इनको भी इस प्रकार की बवासीर की बीमारी होती है। एक तो अनुवांशिक, दूसरा एक अनुवांशिकता, परिवार में किसी को मैके में, पितृ पक्ष में, मातृ पक्ष में अगर किसी को है तो वो जेनेटिकली भी परिवार में यह रोग बढ़ता है। प्लस जैसे कि यंग एज में नहीं होता, जैसे कि एज बढ़ती है तो अंदर की जो मांसपेशियां है, मूल द्वार की जो मांसपेशियां है वो थोड़ी ढीली हो जाती है, और ढीली होती है वहां पर जो कॉन्ट्रेक्शंस एंड रिलैक्सेशंस का जो मसल्स का पावर होता है वो पावर कम होता है, इसकी वजह से भी ये पाइल्स और बवासीर की बीमारी। उसके बाद में रफेज, रेशेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, पिज्जा, पाव भाजी, बर्गर, चाइनीज, चाउमाओ, व्हाट नॉट, आजकल जो भी अवेलेबल है मार्केट में, बच्चे पढ़ने जाते हैं, आजकल 10th के बाद ही बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं, 12th के बाद निकल जाते हैं,
बाहर का खाना खाता है। जेंट्स लोग भी या महिलाएं भी बहुत सारी ट्रैवलिंग करती है, जॉब में बिजी होती है, तभी भी अपने खान पान पे ध्यान नहीं रखती, अपने खाने के समय पे ध्यान नहीं रखती है, अपने नंबर 2 की हाजत होती है उसके पर ध्यान नहीं देती है, तभी भी ये इस प्रकार की बीमारियां होती है। फिर बाद में लोग देर रात तक जगते हैं, देर रात तक टीवी देखते हैं या मूवी देखते हैं, गपशप करते हैं, आज के जमाने में लोग व्हाट्सएप करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो शरीर को आराम कम मिलता है। और जब ये सब देख के जाते हैं तो अंदर मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है, इतनी खिचड़ी खतबत्ती है कि इसके कारण जो पेट में के लिए जो शांति पचन तंत्र के लिए जो स्त्राव चाहिए उन स्त्रावों का नियमन नहीं होता है, इसके लिए भी पाइल्स, बवासीर या मस्सा होते हैं। मोटापा, ग्रेविटेशनल फोर्स, शरीर के अंदर बहुत चर्बी है, बहुत मोटापा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो अंदर की जो मांसपेशियां, जो मूलाधार की मांसपेशियां, वहां पर प्रेशर पड़ता है और उनका जो अंदर का जो द्वार होता है वो संकुचित हो जाता है। इसकी वजह से भी उन लोगों में मूलवात की तकलीफ बहुत ही कॉमन है। फिर प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के अंदर बच्चा अंदर बड़ा होता है तो बच्चा ऐसे बड़ा हो जाता है तो उसका बच्चे का प्रेशर माँ के मूलाधार पर होता है और मूलाधार पर पड़ने के कारण उनको वहाँ उसका हेड, सिर लगेगा, पैर लगेगा, तो वहाँ जो मल है, मल निकलने का रास्ता कम हो जाता है या फिर मल निकलने के रुकावट होती है। इसके कारण भी पाइल्स और बवासीर की बीमारियां होती है। पर जैसे ही ये प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, नॉर्मल महिला नॉर्मल अपनी सामान्य लाइफ में आती है, तो फिर उनकी ये तकलीफ कम हो जाती है। पर अगर रिपीटेड अगेन एंड अगेन एवरी ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स प्रेगनेंसी है, अगर प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे अगर डॉक्टर या डिलीवरी के टाइम पे जो उनकी नर्सेस होती है, डॉक्टर होती है, वो उनके पेरिनियम के नीचे का भाग को अगर अच्छी तरह से सपोर्ट करके बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करती है तो फिर वहां पाइल्स की तकलीफ नहीं होती। पर अगर वहां आया बाई है नर्सेस है, डॉक्टर अगर उनके पेरिनियम के नीचे के रास्ते को जो बटक्स होते वहां अगर अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं देते और उसको लूज छोड़ देते तो बच्चा धड़ से बाहर आता है, तो नीचे से उनका जो वजाइना होता है वो भी, इवन उनका सर्विक्स होता है वो भी, पर नीचे के मूल द्वार के पूरा फूल जाता है। तो ऐसी कभी कभी गलतियां डॉक्टर नर्सेस नहीं करते, लेकिन कभी कभी हो जाता है, कहीं देहात में है, कहीं गाँव में, तो या कभी पेशेंट इन कोऑपरेटिव नहीं होता है, तभी भी ये सारी बीमारियां होती है। तो बहुत ध्यान रखना है जब महिलाएं डिलीवरी के लिए जाती तो किस तरह से अपने पेरिनियम को, अपने नीचे के भाग को किस तरह से बचाए रखना। फिर अगर एंटीनेटल केयर के लिए जो एक्सरसाइज है, योगा होती है, वो अगर करते हैं, अगर सामान्य लाइफ में हर व्यक्ति अपने जीवन में थोड़े चलने का प्रयास रखते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज या फिर थोड़ा योगा, आसन और प्राणायाम करते हैं, तो उन लोगों में समय बीतते बीमारियां घर नहीं करती। तो अभी जैसे कहते खाना खाते हैं तो मुंह से खाते हैं, इसोफेगस अन्न नली, ग्रास नली में जाती है, फिर जठर स्टमक में जाती है, वहां पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेनिन, पेप्सिन, उसके अंदर सारे जंतु बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट होते हैं, फिर वहां पर पचन होता है, फिर वहां पर फिर डिओडिनम में पक्वाशय में जाता है, तो वहां पर पेनक्रियास के इंसुलिन वगैरह मिलता है, लिवर से आया हुआ बाइल सॉल्ट जाता है उसके अंदर, और पूरा पचन होते हुए छोटी आंत में जेजुनम इलियम में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। तो जितना बड़ी आंत में जाता है तब तक पूरा संपूर्ण तरह से जो अन्न खाते वो उसका पचन हो जाता है। जो पानी होता है वो पानी भी वहां अवशोषित हो जाता है और फिर किडनी द्वारा, मूत्रपिंड द्वारा और मूत्राशय द्वारा फिर बाहर निकलता है। अगर लोग कम पानी पीते हैं तो मल सूख जाता है, मल कड़ा होता है, तो जब कड़ा मल निकालने में तकलीफ होती है तभी भी ये मूलव्याध की बीमारी होती है, मत्स्य की बीमारी होती है। तो आवश्यकता यह है कि दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर तो पानी सभी व्यक्तियों को पीना चाहिए। सुबह उठ के गुनगुना गर्म पानी पिए तो भी अच्छा, रेशेदार सब्जियां खाने से। तो फिर बाद में जब नीचे आते हैं, अब मैं छोटी आंत से बड़ी आंत में पानी पूरा
सर्कुलेट होके पानी पूरा अवशोषित हो गया। अब मल द्वार जहाँ नीचे से लेकर राइट साइड से लेके पूरा ऊपर लेके असेंडिंग कॉलम से लेकर फिर ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, फिर वहां पे आता है रेक्टम। और ये जो बीमारी होती है ऑलमोस्ट रेक्टम यानी बड़ी आंत का नीचे का भाग और मूलद्वार के ऊपर का भाग, जहां मल पूरी तरह से एक कलेक्ट हो जाता है। कभी किसी को कैंसर की बीमारी कोलाइटिस होता है और बड़ी आंत का या छोटी आंत का, रेक्टम का कैंसर वगैरह होता है, तभी भी ऐसे व्यक्तियों को लिवर की तकलीफ होती है, सिरोसिस और लिवर होते हैं। जो ऐसे जो न को लिवर की बहुत पुरानी जॉन्डिस होती है जो ठीक नहीं हुई होती है, तो ऐसे वायरल सी और वायरल बी ऐसे लोगों को भी मूलव्याध की तकलीफ होगी, वहां पर थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है। किसी को ट्यूबरकुलोसिस ऑफ इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत का, छोटी आंत का ट्यूबरकुलोसिस टीबी होता है, तो ऐसे लोगों में भी मूलव्याध की बीमारियां बहुत जाती है। अब क्या होता है कि ये जो आपका रेक्टम से मल बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो वहां पर जैसे आप बताएगा, आप डॉक्टर होते हैं, आप डॉक्टर के पास में ब्लड कलेक्शन के ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, तो आपके हाथ को ऐसे यहाँ बांधते हैं और फिर यहाँ जो सिरा दिखती है और वहां से ब्लड कलेक्ट, ये फूल जाते हैं। इसी तरह अब जब रेक्टम पे मल जो होता है वो एकदम यहाँ प्रेशर करता है, तो ये रक्तवाहिनियां है वो, जैसे देखो यहाँ दिख रही है आपको रक्तवाहिनी, ऐसे ही फूल जाती है। अगर ये प्रेशर कम किया तो अपने आप कम हो गया, लेकिन अगर ये प्रेशर हमेशा बढ़ते रहा और ये फूली हुई नस के ऊपर कड़क मल द्वारा चलते गए, अगर ये नस फूली हुई दिख रही है आपको, कैमरा में दिखा रही है, देखो दोनों साइड दिख रही है अच्छी तरह से। अगर इस नलियों का अगर कड़क मल निकलते जाएगा, अभी यहाँ तो चमड़ी है तो कुछ होने वाला नहीं, लेकिन वहां इतनी सॉफ्ट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो वहां पर या फिर एसिडिक पदार्थ हम ज्यादा खाते हैं, तो म्यूकस में जब एसिड ज्यादा होता है तो वो छिल के वहां जलन होती है, वो फूल जाता है, सूज जाता है, और वो फिर होता है पाइल्स। अब ये पाइल्स में दो प्रकार, इंटरनल पाइल्स एंड एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स ऐसा है कि जो 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री यानी मल द्वार पैखाना जाने के बाद में ऐसा लगता है कुछ थोड़ा सा बाहर आ रहा है, लेकिन जब पैखाना खत्म हो जाता है उसके बाद में वो अंदर चला जाता है। या फिर मलद्वार के आगे ऐसे अंगूर के गुच्छे रहते हैं, ऐसे नंबर 2 जाने के समय ऐसे गुच्छे के जैसे मलद्वार यहाँ पर सूज जाता है, और फिर जैसे ही मल पास किया तो वो बाहर ऐसे गुच्छा बाहर आया और फिर बाद में अंदर रिसीड हो गया, तो 2 डिग्री है। इसमें कभी ब्लीडिंग होता भी है, नहीं भी होता है। जब भी ये ब्लीडिंग होता है तब एकदम पिचकारी की माफक छूटता है और एकदम कभी पता भी नहीं चलता है, कभी आप फ्लश करते हैं तो लाल लाल पानी दिखता है, मालूम पड़ता है कि ये ब्लीडिंग हो रही है, अंदर से कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। जब ब्लीडिंग होता है तब व्यक्ति बहुत परेशान होता है, उसको लगता है कि हाँ अंदर को, तो डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करता है। फिर 3rd डिग्री में ऐसा होता है कि वो जो गुच्छे, जो रक्तवाहिनियां जो सूज गई होती है वो बाहर आती है, और मल पास करने के बाद में भी वो अंदर जाती नहीं है, तो उंगली से फिर उसको अंदर डालना पड़ता है, या फिर से घूम के ऐसा उसको अंदर डालना पड़ता है। ये 3rd और 4th, 1st और 2nd डिग्री में अगर खान पान के अंदर अपन लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तब अपने आप ये पाइल्स की, बवासीर की बीमारियां कम होती है, रिलीफ हो जाती है। मगर ये 3rd और 4th सिस्टम है, फिर वो उसमें आगे जाके उसमें डिफरेंशियल डायग्नोस करना पड़ता है कि ये फिशर्स है, फिस्टुला है, कि कोलाइटिस के अंदर से कहीं ब्लीडिंग हो रहा है, कि सही में पाइल्स 3rd और 4th डिग्री है। जब 3rd और 4th डिग्री के जब पाइल्स होते हैं तो उसको पूरा डॉक्टर्स अपने प्रोक्टोस्कोप से अंदर इसके एग्जामिन करके देखते हैं कि वे पाइल्स है कि कुछ और चीजें, कहीं और अंदर ट्यूमर है क्या, ऐसे देखने की कोशिश, एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। फिर बाद में जब उनको उंगली रख के पता चलता कि यहाँ पाइल्स दिख रहा है, 6 o'clock, 12 o'clock और 9 o'clock ऐसे उसकी पोजीशन होती है, वहां से 3 वेन्स होती है, वो ऐसे डायरेक्शन, ऐसे एक डायरेक्शन में ऐसे और ऐसे,
तो वहां की जो नलियां फूल जाती है, ब्लड वेसल्स फूल जाती है, तब उसको बोलते हैं। अब थर्ड और फोर्थ डिग्री में, थर्ड डिग्री में तो क्या है कि डॉक्टर उसको अंदर से करके धागे से या रबर बैंड से उसको टाइट कर देते हैं, बांध करके छोड़ते, वो अपने आप धीरे धीरे फिर वो टाइट होता है, तो लाइगेशंस करते हैं और फिर वो अपने आप निकल जाता है। या फिर नहीं होता तो डॉक्टर उसको कॉटरी यानी उसको जला देते। पहले के जमाने में कॉटरी से या सिल्वर नाइट्रिक एसिड से भी जलाते थे। मुझे याद है कि मैं अपनी क्लिनिक में, उन दिनों की बात है कि क्लिनिक के अंदर सिल्वर नाइट्रिक करके स्टिक आती थी, उससे थोड़ा सा डाला और थोड़ा सा इंजेक्शन से डाला तो जल जाते। लेकिन वो बड़ा दैट टेक्निक वाज नॉट गुड, पर उन जमाने में ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी। या तो उसको बांधते थे या फिर उसको कट करके निकाल देते। फिर आजकल तो क्या होता है कि लेजर ट्रीटमेंट आ गई है, लेजर के द्वारा इंजेक्शन करके उसको पूरा जला देते हैं, कॉटरी करके उसको जला देते हैं। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, डीप इनसाइड लंबे बड़े बड़े पाइल्स हो चुके, तो बड़ी सर्जरी भी होती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करनी पड़ती है या कोलोनोस्कोपिक सर्जरी भी करनी है। तो डॉक्टर जब जिनको पाइल्स होते हैं तो उसको गैस्ट्रोस्कोपी भी करते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, यानी मशीन द्वारा अंदर के भाग में देखते हैं कि कहाँ हद तक बीमारी फैली हुई है, कुछ और बीमारी पाइल्स के अलावा या बवासीर के अलावा कोई और बीमारी। फिर फिशर्स जैसे होते हैं कि जब बहुत जोर करते हैं तो जो मलद्वार के आगे की जो एनल द्वार होता है कि वहां की चमड़ियां फट जाती है और उसमें से ब्लीडिंग होता है, तो दिस इज कॉल्ड फिशर्स। और वैसे कभी कभी बूंद बूंद गिरता है, कभी नहीं गिरता है, वह दर्द होता है, जलन होती है, खुजली होती है, चैन नहीं पड़ता है, न कह सकता है न सह सकता है, ऐसी हालत होती है। और फिस्टुला होता है कि मलद्वार जो होता है अंदर का जो रेक्टम के बाद में, तो वहां बिकॉज ऑफ प्रेशर वहां मल एक अलग से रास्ता निकालता है, और जहां से मल बाहर नहीं निकलना था दूसरी जगह से बाहर निकलता है। तो दिस इज, अपन फिशर्स और फिस्टुला के बारे में बात नहीं करेंगे, अपन सिर्फ यही बात करेंगे कि जो एग्जामिन करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं प्रोक्टोस्कोप। प्रोक्टोस्कोपी करते उसको पता चलेगा पाइल्स है कि नहीं है। सिग्मोइडोस्कोपी मैंने बता दिया, कोलोनोस्कोपी बताया। और बस ये है कि प्रॉब्लम हमारा है, हमारे खुद का है। हम 10 लोगों को पूछेंगे तो कुछ नहीं। अगर हम घरेलू उपचार भी करते हैं, योगा प्रैक्टिस का भी उपचार करते हैं, हम नेचुरोपैथी का भी उपचार करते हैं, ये सभी टेक्निक बहुत ही अच्छी है। पर एक बात है जरूर, एक बार डॉक्टर से दिखा के कहीं और ज्यादा प्रॉब्लम तो है कि नहीं। और कि अगर सर्जरी के बाद में भी अगर व्यक्ति ने अपने खुद का ध्यान नहीं दिया, खान पान में नहीं, अपने मन के अंदर का तनाव, अपने अंदर की जो टॉलरेंस पावर, एडजस्टमेंट नहीं किया, रफेज का नहीं उपाय, रफेज भोजन है, रफेज ज्यादा नहीं ले पाले भाजी पत्ते वाली हरी सब्जियां नहीं खाई या उसका सेवन कम किया, तो ये प्रॉब्लम, या पानी कम पिया, या जैसे ही नंबर 2 की सेंसेशन हुआ और उसको रोकने की कोशिश की, तो फिर जाके ये आगे दुखदाई बनता है। तो प्रॉब्लम हमारा खुद का है, और हमारा खुद का प्रॉब्लम हमें खुद को ही फेस करना है, हमें खुद को ही फाइट करना है, उसको फिनिश करना है। यानी स्वयं का प्रॉब्लम स्वयं के साथ में स्वयं ही उसको लगातार उसके लिए उपाय करना है, उसको खत्म करना है। और हमेशा मैं कहती हूँ मेरे हर लेक्चर में, युक्त आहार, विहार, व्यवहार, आचार, विचार, निद्रा और सपना, जब भी हम इस लाइफस्टाइल हमारी चेंज करेंगे, नियमित लाइफस्टाइल रहेगी, तो हम हमारे जीवन के अंदर ये जो कहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, तो उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। जो लोग धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उन्हें अपने खान पान में भी उस पर कटौती करनी है। गर्म पानी पीना, सुबह उठकर गरम पानी 2 ग्लास, कम से कम 2 ग्लास पिएंगे, और खाना खाने के बाद में गर्म पानी पिएंगे, तो वो भी बहुत लाभदायी है।
फिर किसी को ऐसे कॉन्स्टिपेशन होता है तो कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, ऐसे हथेली को यहाँ नीचे, ऐसे ये हथेली है, ये हथेली में अपन योगा प्रैक्टिस क्या करते बाद में बताती हूँ। तो ऐसे हथेली प्रेशर यहाँ पे नीचे के भाग में ऐसे उसको ऐसे करके प्रेशर को दोनों हाथ में, फिर ये अपना जो हाथ है तो यहाँ पर ये ऐसे उसको दबाना है। तो जैसे बहुत पिल के नंबर 2 रुक के आता है, तो अगर हम यहाँ से ऐसे रख के जब हाजत के समय ऐसे दबाएंगे या हाजत के पहले, तो थोड़ा सा एक्यूप्रेशर पॉइंट हेल्प कर सकता है। फिर दाढ़ी, ये इसको दाढ़ी को ऐसे दबाना है, तो इसके कारण भी थोड़ा सा जो एक्यूप्रेशर किस तरह से काम कर सकते हैं ये मैं नहीं बता सकती क्या साइंटिफिक रीजन है, पर ये है कि जो एक्यूप्रेशर जो स्पेशलिस्ट होते हैं या जो मैंने अपने पेशेंट के साथ, अपने योगा स्टूडेंट के साथ में उनका अनुभव था, तो कि दाढ़ी दबाने का है, फिर ये ऐसे पूरा हाथ को दबाते हैं। पहले हमारे अम्मा जी थे तो हमेशा बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हाथ दबा। अब रीजन क्या है वो उनको भी नहीं पता था, पर ऐसे बोलते हैं कि महिलाओं को ऐसे ऐसे हाथ दबाना चाहिए। तो हो सकता है कि जो यहाँ पर जो एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट्स होता है और एक्यूप्रेशर के पॉइंट की वजह से शरीर में जो तनाव है, दबाव है, जो अनवांटेड एलिमेंट्स है उससे शायद राहत मिलती होगी। और जैसे यहाँ पर दबाते रहते हैं तो नंबर 2 की प्रॉब्लम कम होती होगी। वो उनको रीजन भी पता नहीं था, लेकिन वो हमेशा अम्मा जी, आंटी जी, दादी जी, नानियां हमेशा ऐसा ही बोलती है, बोले दबाओ अपने हाथों को तो आपका शरीर, आपका स्वस्थ, सुंदर और चंगा, आप चंगे मंगे रहोगे। तो ये उनके जमाने में ये बहुत ही एक्यूप्रेशर का, भले उन जैसे आज है, आज लोग साइंटिफिक क्लासेस चलाते हैं, यूट्यूब पे भी है, उसके प्रशिक्षण भी होते, लेकिन वो पहले घरेलू हिसाब से, घरेलू उपाय के हिसाब से ये सारे उपाय बताते। बोले फिर आपकी ये मणिबंध को दबाते हो, तो जब भी बैठे कहीं है तो आप अपने आप को टाइम पास के लिए करते रहेंगे तो अपने जो मूल व्याधि है। दूसरा अभी हम थोड़ा सा, और मैंने ये कहा कि जो लोग बोलते हैं कि पाइल्स बीमारी है, बवासीर बीमारी, पाइल्स बीमारी नहीं है, पाइल्स एक सिम्टम से, एक लक्षण है कि भीतर कब्ज की बीमारी है। कब्ज की बीमारी क्यों है? अंदर कोई कोलाइटिस है या कोई और कैंसर है या कोई ट्यूमर है, वो मैंने बताया। तो वो उस अंदर ये सब की बीमारी होती है, उसके कारण पाइल्स की तकलीफ हो जाती है। तो चले अपन थोड़ा सा शुरू करते हैं। हमेशा पेट और श्वास की क्रिया करते, तो पहले एक बार अपन अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। तो पहले श्वास भरे, श्वास छोड़े, पुनः एक बार श्वास भरे, छोड़े, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट कंप्लीटली, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। रिलैक्स, हाथ नीचे, थोड़ा सा एक पाद हस्तासन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, राइट पैर आगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे। तो ये जो पूरा दबाव पेट के ऊपर आता है, उसकी वजह से पेट के अंदर गैस वगैरह होती है और मलद्वार कहाँ पर रुका हुआ है तो उसको रास्ता मिलता है। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन एंड रिलैक्स। दूसरा पैर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे, ब्रीथ आउट कंप्लीटली, ब्रीथ आउट, पेट के ऊपर दबाव का अनुभव करें और श्वास भरते हुए ऊपर 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 और श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः एक बार करेंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स कंप्लीटली, ब्रीथ इन अप, अप
अप एंड ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। दूसरे पैर से ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट कंप्लीटली, ब्रीथ इन अप अप अप, बैक एंड डाउन। अगर किसी के यहाँ मान लो कि लेटने की जगह है तो उसको राइट पैर को फोल्ड किया, 1 2 1 2, या फिर अपन जो रोज करते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। उन्हें एक बार करेंगे, राइट कोहनी को लेफ्ट घुटने की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 एंड रिलैक्स। एक होता है शंख प्रक्षालन, वो अपन फिर कभी शंख प्रक्षालन के बारे में बात करेंगे, जो पेट के भीतर की आंतों की अच्छी तरह से सफाई करते हैं, या षटकर्म जिसको बोलते हैं, कि पूरा पानी पी के उसको बाहर निकालना है और पूरा पानी पी के नंबर 2 के रास्ते से बाहर निकालना, उसकी विधि है। तो एक दोनों हाथ सामने, दोनों पैर के बीच में अंतर, कटी चक्रासन। 1 पानी, गर्म पानी पी के कटी चक्रासन करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्म पानी पी के अपन ने जो पाद हस्तासन किया वो कटी चक्रासन किए, फिर बाद में श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथों को ऊपर ले गए, घुटने नीचे, माद्रासन। माद्रासन करने से नीचे से मूल बंद किया और राइट पैर को ऊपर उठाया, 1 अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे और दूसरे पैर इसी तरह से श्वास भरते हुए दूसरा पैर ऊपर, चिन आउट और घुटनों से मोड़ते हुए चिन इनसाइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। तो इससे क्या होगा कि जो कॉन्स्टिपेशन है, जो अत्यधिक चर्बी है पेट के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, थाइस के ऊपर, तो चर्बी अपने आप कम हो जाएगी। और ये करने से पेट की चर्बी कम होगी, पेट की मांसपेशियां जो अंदर के स्नायु है वो सक्रिय हो जाएंगे, और फिर नंबर 2 के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, फिर श्वास भरे और चिन इनसाइड, चाइल्ड पोस्टर, शशांकासन। पूरे पेट के ऊपर दबाव का अनुभव करिए। अब पेट के ऊपर दबाव का अनुभव किया है, चेहरा नीचे है, पूरा माइंड रिलैक्स हो जाता है। मन में जो विकारी भाव है, क्रोध का भाव है, वो उससे कंट्रोल होता है, संतुलित होता है, आवेग दूर होता है। और धीरे से आगे करके फिर भुजंगासन। भुजंगासन करने से गरम पानी पी के भुजंगासन करेंगे। जिसको बहुत हार्ट की तकलीफ है या महिलाएं प्रेग्नेंट है, हाल ही में पेट का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें थोड़ा ध्यान रखना है, उन्हें नहीं करना है। एंड या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, तिरंग भुजंगासन, गर्म पानी पी के। लुक एट योर सेंटर, अपने एरिया को या अंगूठों को देखना है, सेंटर,
सेंटर, साइड एंड रिलैक्स। फिर धीरे से उठ के हम सोएंगे। तो फिर ये नौकासन करेंगे या द्रोणासन। मेंटेन योरसेल्फ एंड देन रिलैक्स। पुनः एक बार, अगर जिससे नहीं होता है, साथ में कमर की भी तकलीफ है, तो सिर्फ एक पैर और एक हाथ को ऐसे उठा सकती है यहाँ तक, फिर इस तरह से। तो इससे पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती है। फिर पवन मुक्तासन, एज द नेम सजेस्ट, पवन मुक्तासन सभी को पता है। अगर तकलीफ है तो एक पैर को मोड़ दीजिए, राइट पैर को मोड़ दीजिए, लेफ्ट को ऊपर किया, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, और अपने चेहरे के पास किया, चिन्ह उठाई, दाढ़ी घुटनों को स्पर्श करती हुई, पेट पे दबाव और नीचे का भाग थोड़ा संकुचन आकुंचन करिए, मूल का भाग। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए चेहरा नीचे, हाथ नीचे, पैर सीधा और नीचे। इसी तरह दूसरे पैर को श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए घुटनों से मोड़ा, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों से, हथेलियों से लॉक किया पैर को, चिन अप, ब्रीथ आउट कंप्लीटली, पेट पर दबाव का अनुभव। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, सिर नीचे, लॉक छोड़ा, पैर सीधा। इसी तरह दोनों पैरों के साथ में अपना ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी वाले को एक एक पैर से पूरा नहीं दबाना है, बस थोड़ा सा करना है। फिर साइकिलिंग भी कर सकते हैं। हाथों और पैरों की साइकिलिंग करने से कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ, गैस की तकलीफ, मोटापे की तकलीफ सारी खत्म हो जाती है। रिवर्स में ऐसे पूरा घुमाते रहेंगे। घर में ही, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा तकलीफ है तो मेक इट 100 टाइम्स, 3 टाइम्स अ डे। और फिर देखिए कि आपका मोटापा, पेट, यहाँ की चर्बी, कॉन्स्टिपेशन किस अच्छी तरह से कम हो जाता है। फिर ये हुआ साइकिलिंग। दोनों पैरों से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ा, श्वास भरते हुए दोनों हाथों से लॉक और अब नीचे के भाग में अश्व संचालन, जैसे कि घोड़ा होता है। घोड़ा कैसे उसका अंकुचन करता है अपने नीचे के थाइस मसल को, वैसे ही अपने गुदाग्र के मसल को संकुचन आकुंचन करना है। तो जो मूल भाग है, जो बाहर निकलते हैं वो अंदर जाते हैं। वहां का जो ढीलापन है उसमें थोड़ी स्टिमुलेशन आती है अपनी क्षमता के अनुसार। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए चेहरा नीचे, लॉक छोड़ा, पैर सीधा, स्टिल। फिर दोनों हाथ साइड पर वक्रासन करेंगे। श्वास भरते हुए राइट पैर ऊपर, नीचे से मूल बंद, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दूसरा पैर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरा पेट अंदर के दबाया हुआ, नीचे मूल बंद। तो कहीं भी रुकावट है, कॉन्स्टिपेशन से, गैस है, तो धीरे से अपना स्थान बना देते हैं। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः एक बार करेंगे। श्वास भरते हुए राइट लेग अप, ट्विस्ट, यस, अपने अंगूठों को पकड़े, चेहरा दूसरी साइड पर, पेट फुलाना नहीं है, पेट भीतर की ओर। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, दूसरा पैर अप। इसी तरह पेट नहीं फुलाना है, पेट अंदर, श्वास भरते हुए ऊपर। ऐसे तो बहुत सारी योगा आसन वगैरह है, प्रक्रिया है। समय की कमी के साथ थोड़े बैठ के बता देते हैं। तो
एक करवट लेकर अपने स्थान पर उठना है। मूची आसन, जिसको क्या बोलते हैं, मूची आसन, कॉबलर्स पोस्चर या तितली आसन, बटरफ्लाई को इस तरह से करें। फिर उसको ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जोर से करें। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। अब इसी को हम डोलासन में जाएंगे। ये पैर, सपोज ये पैर यहाँ पर है, पूरा अपने नितंब के पास रखे हुए। अब ये पोजीशन यहाँ पर रहेगी और सिर्फ अपने नितंब को, थाइस को पीछे की ओर 1 2। तो जो नीचे का भाग बाहर निकला हुआ है, ऐसे करने से उसको स्टिमुलेशंस मिलेंगे। देखो मेरे हाथ में ही है, पूरे नितंब पीछे की ओर गए, तो वो पूरा जो बाहर निकला हुआ भाग है वो धीरे धीरे करके ऐसे अंदर जा, जैसे कि अपन किसी थैली के अंदर या किसी की डब्बे के अंदर कुछ भरना चाहते हैं, लगता है कि भर गया है, तो उसको कैसे ठोक ठोक के उसको से करते हैं। इसी तरह हम ये डोलासन करते हैं, तो जो मांसपेशियां, जो वेन से जो फूली हुई है, अपनी जगह से बाहर निकलती, वो सीधी वापस अपनी जगह पर आ जाती है। तो इस तरह से ये डोलासन मोची आसन के साथ में अब उसके साथ में वीरासन कर सकते हैं। तो वीरासन क्या होता है, दोनों पैर को लंबा, साथ में आप पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, जानुशीरासन कर सकते हैं, बद्ध पद्मासन, पद्मासन। मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ कि अपने पास समय नहीं है। तो ये वीरासन में ऐसे बैठे, ऐसा पूरा जैसे गोमुख, ये गोमुखासन है, ये गोमुख। और फिर इसके अंदर आप इस तरह से मुद्रा बनाए और इस तरह से अपने पास रखें। पूरा अंदर का नीचे का भाग एकदम दबा हुआ है। ये मुद्रा बना दी, लंबी गहरी श्वास भरे, पुनः एक बार श्वास भरे, श्वास छोड़े, पेट को ढीला छोड़ा और कपालभाति। रिलैक्स कंप्लीटली। इसी तरह प्राणायाम में कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, अगर पेट में, अगर बीपी नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर में कोई तकलीफ नहीं है, हार्ट की तकलीफ नहीं है, तो भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हैं। अगर बीपी हाई है, डायबिटीज भी है, तो अनुलोम विलोम करिए। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना है। और अपान वायु मुद्रा के साथ, ये फर्स्ट फिंगर है, अपान वायु मुद्रा के साथ में, अपान मुद्रा के बाद साथ में आप मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। रूम, और रूम। मेरा एक पीछे भी वीडियो था, यूट्यूब पर है, अपने एमपी के, उसमें रूम और सम दोनों मंत्र का लिखा हुआ है। तो श्वास भरे, छोड़े और मंत्र का जाप करना है। रूम 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 रूम। पूरा ध्यान अपने पेट के, नाभि के नीचे के भाग में, और रूम मंत्र का जाप, रूम 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 रूम। या फिर सिगड़ी का स है, उसके ऊपर बिंदी लगाई, सूर्य का स, उसके ऊपर बिंदी लगाई, और सम मंत्र का जाप, सम 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 सम
सम सम सम सम सम। इसी तरह आपको 21 बार 51 टाइम्स या 108 बार रूम और सम मंत्र का जाप अपान वायु मुद्रा के साथ में मन को शांत करना है। आप भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति, उज्जयी प्राणायाम विथ और विदाउट अंत कुंभक या बाह्य कुंभक के साथ में कर सकते हैं। अगर हृदय की बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है, पेट में अभी फिलहाल ऑपरेशन नहीं किया है, तो भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। और फिर अंत में 3 बार महाप्राण गाने के साथ में हम प्रयोग संपन्नता की ओर करेंगे। भरे श्वास, उपहार में मीठे शब्द हो, चेहरे पे मुस्कान हो, मन में शांति हो, तो इसमें समाया है अपने भीतर का स्राव। अपने भीतर की मंजिलें उसी को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर नियमित रहते हैं, अपने हौसले बुलंद रखते हैं, अपने हौसले बुलंद रखते हैं। फूल है, चंदन है और आप सभी का साथ है। साथ में एमपी के फिटनेस सेंटर के सारे सहायक आनंद मध्य सेठिया साहब तथा आप जैसे सब श्रोतागण है, प्रेक्षागण है, मैं आप सबका आभार करती हुई ओम आराम कृतज्ञोस्मि, ओम आराम कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी है। ओम आराम। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर जानकारी निरंजना जी। आपने छोटे छोटे कुछ प्रयोग बताए जो हम आसानी से कर सकते हैं और हम फाइल्स की समस्या से राहत पा सकते हैं। तो अभी आपको अनम्यूट ऑप्शन सबका मैंने दे दिया है। आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई जानकारी लेना चाहे तो आप प्रश्न कर सकते हैं। और आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में अपने ओपिनियन, अपने व्यू भी आप हमें बताएंगे। तो चंदू जी, 2 मिनट ने पहले अपने आप को अनम्यूट किया। चंदू जी बोलिए। निरंजना जी एंड आनंद जी भाई साहब, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा बताया निरंजन जी आपने, कि पहले तो आपने कारण सारे बताए कि किस कारण से होता है, कैसे होता है, हमको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके साथ साथ आपने आसन भी किए, जो योगासन वगैरह सब करके बताया। तो भी क्या, वैसे क्या जनरली रूटीन में हम लोग करते ही हैं, पवन मुक्तासन है, मरकटासन है, वगैरह करते ही हैं, और कुछ तो करते ही, कुछ नहीं कर भी पाते हैं। लेकिन आपने इसके पायस के बारे में बहुत जानकारी दी, अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम अरहम, बहुत ही अच्छा करा आपने। डॉक्टर अनीता तातेड़। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। निरंजना जी, बहुत सुंदर रहा आज का, आपने सब कवर कर लिया डायग्नोसिस तक। और मैं थोड़ा सा घरेलू उपचार भी बताऊंगी इसमें। आप कोकम का पानी अगर हर रोज पीते हैं, आपको कोकम को 3-4 घंटे तक भिगोना है, और जैसा हम इमली का पानी बनाते हैं वैसा उसका पानी बना के अगर दोपहर में लेते हैं तो वो भी पाइल्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। त्रिफला चूर्ण आप हर रोज रात को ले सकते हैं, उसका भी इससे अच्छा रिजल्ट आता है। और गाय का घी, और अगर जिनको ब्लीडिंग ज्यादा होती है पाइल्स में, तो उनका दूर्वा का रस जो हम गणपति को चढ़ाते हैं, वो दूर्वा का रस अगर सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं तो उससे भी बहुत फायदा होता है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ अनीता जी, कोकम का कितने दिन तक लेना चाहिए? कोकम अगर 11 दिन लेते हैं कंटिन्यूअसली तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है।
कितना कोकम को कितनी क्वांटिटी भिगोने की? 2 कोकम का पीस लेना कि 3 लेना? नहीं, 5 पीस लेना है आपको। लोनी 5 खाने से पीस और आधा कटोरी पानी। लोनी खाने से कुछ फायदा होता है क्या? लोनी भी बहुत अच्छा है। लोनी से अंतर जो इंटेस्टाइन है वो स्निग्ध हो जाते हैं, उससे भी बहुत फायदा है। लेकिन लोनी आपको ताजा लेना है, हाँ, जिस दिन वही। आप बनाते हैं उसी दिन लेना है, क्योंकि बाद में उसके जीव उत्पन्न होते हैं ना। हाँ, डॉक्टर लोनी रंजना मतलब जी मक्खन, पटेल। मक्खन, मक्खन। ओके ओके। हाँ, जय जनेन्द्र। जिनेंद्र। नीरज मैडम ने बहुत सही और बहुत अच्छे से बताया है और उससे सही में बहुत लाभ होता है। लेकिन उन्होंने जो एक्यूप्रेशर में बताया ना, उसमें मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि यहाँ का जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट दबा के हम जब टॉयलेट में बैठते तो बहुत सही तरीके से अपना पेट साफ हो जाता है। और दूसरा चीज उन्होंने ये बताया, लेकिन एक्चुअली में जब यहाँ पे का बीच में पॉइंट जो रहता है ना, वो पॉइंट पेट का पॉइंट रहता है। कई लोग बोलते हैं ना कि मैं मसाला खाता हूँ तो मेरा पेट साफ हो जाता है। एक्चुअली मसाला खाने से नहीं, लेकिन वो जो मसलते हैं यहाँ पे बीच के भाग में, तो दोनों साइड जब मसलते हैं ना, तो वो मसलने की वजह से उनका पेट साफ होता है। जी जी जी। तो उनका भ्रम ये रहता है कि मैं मसाला खाने से मेरा पेट साफ होता है, लेकिन सही मायने में ये पॉइंट दबता है अपना। क्योंकि मैं एक एक्यूप्रेशर की डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि ये पॉइंट दबने से हम सिखाते हैं कि ये पॉइंट दबने से पेट साफ होता है। ठीक है, तो वो लोग का भ्रम हम दूर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भी आप मसाला मसलो और फेंक दो तो भी आपका पेट साफ हो जाएगा। तो उनको 2 फायदा हो जाएगा कि शरीर का नुकसान होने से बचेगा और पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। तो तीसरी बात ये है कि हम जब रात को सोते रहे, वो टाइम में जब मूत्र का वो बाहर निकलता है अंकुर, वहां पे हम घी या मक्खन लगाते हैं और जो पान है अपना खाने का, वो जगह पे लगा के सो जाते हैं, तो सुबह वो नरम हो जाता है, तो दर्द कम हो जाता है। इससे भी बहुत सारा फायदा होता है। बहुत बढ़िया जानकारी, बहुत ही बढ़िया जानकारी। निरंजना जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अन्यथा हम समापन की ओर चले। हाँ, अनीता जी और रजनी जी ने बताया, बहुत अच्छी तरह से बताया। और मेरे पास ही बहुत सारे, जैसे कोकोनट होता है, ड्राई कोकोनट, उसके जो रेशे होते, उस रेशे को जला के उसको छाछ के साथ पीना है, उससे भी मतलब मसा बवासीर ठीक होते। फिर दूसरी एक और भी है कि एकदम दूध के अंदर नींबू निचोड़ो और वो फटे उसके पहले उसको पी लो फटाफट। तो इन्हें ऐसे घरेलू नुस्खे बहुत सारे हैं। अगर समय की कमी के समय के अभाव के वजह से हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आप बहुत ही सुंदर जानकारी आज हमें मिली है। और ये जानकारी निश्चित रूप से जो भाई बहन हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और वो वीडियो अगर देखेंगे तो उनको बहुत ही फायदेमंद जानकारी आज मिलने वाली है। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञों से हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञों से हम सब गुरुदेव के आभारी है। ओम आराम। ओम